इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया एक्सपेरिमेंट। हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है टू वेरीफाई द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग ए फोटो सेल। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ए फोटो सेल विथ माउंटिंग अरेंजमेंट, ए सोर्स ऑफ लाइट विथ माउंटिंग अरेंजमेंट, ऑप्टिकल बेंच एंड ए गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है। इसमें यहाँ पे एक फोटो सेल लगा हुआ है फोटो सेल। इसमें ये एक छोटा सा ये फोटो सेल लगा हुआ है। ये है लाइट सोर्स, और ये फोटो सेल और लाइट सोर्स एक ऑप्टिकल बेंच पे इस प्रकार से माउंट किए हुए हैं, और ये है गैल्वेनोमीटर। ये लाइट सोर्स से लाइट निकलेगा तो ये यहाँ से इस फोटो सेल पे पड़ेगा, तो फोटो सेल इस लाइट के इंटेंसिटी को उसके इक्विवेलेंट करंट में बदल देगा, और उसी करंट का डिफ्लेक्शन हम यहाँ गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे। ये जो ऑप्टिकल बेंच होता है इस पे स्केल यहाँ पे मेंशन रहता है। ये आप बिल्कुल पास से देख पा रहे होंगे। ये ऑप्टिकल बेंच पे ये इस प्रकार से ये स्केल लिखा रहता है। ये है 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5। ये पूरा ऑप्टिकल बेंच इस प्रकार से पूरा 1 मीटर का है, और इसमें इसका अगर हम लिस्ट काउंट देखें तो देखिए ये 0 और ये 0 से 1 जाने में इसके बीच में 10 डिवीजन है। तो ये जो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन है इसका मान हुआ 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये ऑप्टिकल बेंच पे हम रीडिंग लिखते वक्त इसका पूरा का पूरा लिस्ट काउंट को ध्यान में रखते हुए हम लिखेंगे। ये पूरा ऑप्टिकल बेंच हमारा देख पा रहे होंगे पूरा 1 मीटर ये लंबा है, और यहाँ पे ये लास्ट में ये 100 मेंशन है। ये है 95, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100। कल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये एक नेचर का एक फंडामेंटल नियम है जो कई जगह पे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन कहते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसके अलावा जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम के नियम में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से इनवर्स स्क्वायर लॉ लाइट के इंटेंसिटी में भी लगता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जो लाइट का इंटेंसिटी होता है, रेडिएशन का इंटेंसिटी होता है, वो जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें हम इसी वाले स्टेटमेंट को लेके इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये वाला तो प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, आवेश वाला भी मुश्किल है, लेकिन ये लाइट के केस में इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, ये तीनों जो स्क्वायर लॉ हैं ये अलग अलग नहीं है। स्क्वायर लॉ एक ही होता है, पर ये स्क्वायर लॉ बहुत से नेचुरल फिनोमिना या फिजिक्स के फिनोमिना में ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या है कि जो भी क्वांटिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में ये है लाइट सोर्स। तो जब मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट ऑन हो जाता है। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। तो जब इस लाइट सोर्स में से लाइट निकलता है तो उस लाइट का कोई इंटेंसिटी होगा, उस इंटेंसिटी का लाइट इस फोटो सेल पे पड़ेगा। तो हम लाइट की इंटेंसिटी को डायरेक्ट तो मेजर कर नहीं सकते, तो इसीलिए जितने इंटेंसिटी का लाइट इस फोटो सेल पे पड़ेगा ये फोटो सेल उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट में यहाँ पे करंट जनरेट करेगा, क्योंकि फोटो सेल क्या करता है, फोटो सेल लाइट को करंट में बदल देता है। तो उतना करंट हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में मिलेगा। अब देखिए, वैसे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसके इंटेंसिटी के टर्म्स में है, लेकिन इंटेंसिटी जो होता है फोटो सेल के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है वो इंटेंसिटी I इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। लेकिन जो लाइट का इंटेंसिटी होता है वो फोटो सेल में जो करंट प्रोड्यूस करेगा उस करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना इंटेंसिटी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा करंट।
तो इसलिए इंटेंसिटी को डायरेक्ट हम मेज़र नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट वे में मेज़र करेंगे उसको करंट में बदल के। तो हम इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ में जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी को रिप्लेस कर देते हैं करंट से, यानी करंट I इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब अगर हम इस लाइट सोर्स को इस फोटो सेल के ज़्यादा करीब ले जाएंगे तो इस लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी फोटो सेल पे पड़ेगी, तो फोटो सेल ज़्यादा जनरेट करेगा करंट, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में हमें अधिक करंट मिलेगा। तो इसी प्रकार जब हम इस लाइट सोर्स को फोटो सेल से दूर हटाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ जो फोटो सेल पे पड़ रही है वो कम होती जाएगी। इंटेंसिटी कम होगी तो ये जो फोटो सेल जो करंट जनरेट करेगा वो कम होगा, तो हमें गैल्वेनोमीटर में कम करंट मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने लाइट के इंटेंसिटी को पहले करंट में बदला, फिर उस करंट और ये जो फोटो सेल और जो सोर्स के बीच में दूरी है उसके बीच में हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई करने वाले हैं ग्राफ पे ड्रॉ करके। लॉ को वेरीफाई करने के लिए जब हम वेरियस रीडिंग ले लेंगे तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे अब इस वाले फॉर्मूले को देखिए, क्योंकि अब लाइट का इंटेंसिटी नहीं, हमने इंटेंसिटी को करंट से रिप्लेस कर दिया, तो करंट इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका है कि हम लोग एक्स एक्सिस पे r ले लें, यानी फोटो सेल और सोर्स के बीच की दूरी ले लें, और वाई एक्सिस पे क्या ले लें, करंट, जो गैल्वेनोमीटर में मिलेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो चूंकि I इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा जो करंट है, या यूं कहिए ये बहुत ही तेजी से डिक्लाइन करेगा। या फिर दूसरा तरीका है जो कि हम इसमें यूज करेंगे, आप क्या करिए कि ग्राफ उसी तरह ड्रॉ करिए और y एक्सिस पे करंट ही रखिए डिफ्लेक्शन, और x एक्सिस पे आप 1/r² रख दीजिए। अब 1/r² जब रखेंगे तो देखिए r यहाँ पे r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो यहाँ पे I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, लेकिन I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। यानी जब हम x एक्सिस पे 1/r² लेंगे, y एक्सिस पे I लेंगे, तो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का केस बन जाता है, तो उस केस में हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये दोनों तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए हम ये इस एक्सपेरिमेंट में इस मेथड से वेरीफाई करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं इसका। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें सबसे पहले हम स्केल रीडिंग ऑफ फोटो सेल ऑन ऑप्टिकल बेंच, यानी ऑप्टिकल बेंच पे ये हमारा फोटो सेल किस पोजीशन पे है उसको पहले हम नोट करेंगे। अगर ये 0 पे है तो 0 नोट करेंगे, मान लीजिए 0 पे नहीं है 1 पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 1 सेंटीमीटर, फोटो सेल का ये पोजीशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे है स्केल रीडिंग ऑफ लाइट सोर्स, यानी ये लाइट सोर्स का जो हम पोजीशन वेरी करते रहेंगे, हम वेरियस पोजीशन पे इसका रीडिंग b लिख लेंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड फोटो सेल, फिर ये फोटो सेल और ये लाइट सोर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अगर ये 0 पे है तो यहाँ पे a बराबर 0 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये सोर्स का रीडिंग होगा वही हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b माइनस a। लेकिन मान लीजिए ये पहले ही से 1 सेंटीमीटर पे है, और ये हमारा जो लाइट सोर्स है अगर ये 30 सेंटीमीटर पे है, तो अब अगर हम 0 से लेंगे तो इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर पे है। तो ऐसे केस में अगर ये लाइट सोर्स 30 सेंटीमीटर पे है तो लाइट सोर्स के हर रीडिंग में से हमें ये 1 सेंटीमीटर घटाना होगा, यानी जो इनके बीच की दूरी आएगी वो क्या आएगी, b माइनस a। b क्या है, b है लाइट सोर्स का ऑप्टिकल बेंच पे रीडिंग, और a है ऑप्टिकल बेंच पे फोटो सेल का रीडिंग, जो कि फिक्स रहेगा। तो इन दोनों के बीच का जब हमें दूरी निकल जाएगा r, तो हम इसका r² कर लेंगे। फिर उसके बाद 1/r² निकालेंगे, और यहाँ पे प्रत्येक ये जो पोजीशन है उस पे हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नोट करते जाएंगे। फिर बाद में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, इसलिए कम से कम हम 10-15 रीडिंग तक इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए मैं ये लाइट सोर्स को ऑन करूँगा, और जो इस डार्क रूम में लाइट जल रहा है उसको बंद करूंगा, क्योंकि ये फोटो सेल लाइट सेंसिटिव होता है। इस सोर्स, ये जो लाइट सोर्स है, इसके अलावा और कोई प्रकाश उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मैंने लाइट सोर्स ऑन कर लिया है और रूम का लाइट बंद कर दिया है, तो ये आपको काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हम ये वेरियस पोजीशन पे इस लाइट सोर्स को
रख के इसमें हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेंगे। तो जब ये इसके पास होगा तो करंट ज़्यादा मिलेगा, और ये जैसे जैसे इसके दूर जाएगा वो करंट कम मिलेगा। मैं आपको गैल्वेनोमीटर में दिखाता हूँ। ये आप लोग यहाँ गैल्वेनोमीटर में ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे जैसे मैं ये लाइट सोर्स को पास लाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये करंट बढ़ता जाएगा, ये 30 तक मैक्सिमम चला गया। और जैसे जैसे मैं ये लाइट सोर्स को फोटो सेल से दूर ले जाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे ये करंट घट रहा है, यानी जो लाइट सोर्स से इंटेंसिटी पहुँच रही है लाइट की फोटो सेल पे वो कम हो रही है। और ये इस प्रकार से कम होते होते ये करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से इसमें वेरियस रीडिंग लेंगे। अब मैं ये रीडिंग लेना शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इस लाइट सोर्स को इसके पास लाके इसके मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे सेट कर देता हूँ। जब ये करंट मैक्सिमम है, हम रिवर्स में करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे पीछे खिसकाते जाएंगे और हम लोग करंट और इसका पोजीशन नोट करते जाएंगे। तो यहाँ इस समय जो मैंने सोर्स जिस पे सेट किया है उस पे ये जो गैल्वेनोमीटर में करंट मिल रहा है ये मैक्सिमम मिल रहा है। इसमें इस समय जो हमारा ये जो फोटो सेल है, ये फोटो सेल का जो यहाँ पे ऑप्टिकल बेंच पे पोजीशन है, ये देखिए यहाँ तक ये 1 और ये 2 सेंटीमीटर पे सेट है। तो सबसे पहले हम फोटो सेल का पोजीशन 2 सेंटीमीटर फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो सेल का पोजीशन जो ऑप्टिकल बेंच पे है 2 सेंटीमीटर, A = 2 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। और ये जो लाइट सोर्स है इसका यहाँ पे पोजीशन है ये, यानी 18 के बाद ये छोटे छोटे डिवीजन, यानी 5, 6, 7, यानी ये जो रीडिंग है ये है 18.7 पे, क्योंकि ये 19 है और ये 20 है। तो हम ये नोट करेंगे। स्केल रीडिंग ऑफ फोटो सेल ऑन ऑप्टिकल बेंच, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर पे था। और उसके बाद स्केल रीडिंग ऑफ लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स का था पोजीशन वो था 18.7, और डिस्टेंस बिटवीन ये हमें निकालना है। तो B है 18.7 माइनस यहाँ पे A क्या है, ये 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। फिर बाद में हम लोग R² और बाकी सब कैलकुलेशन बाद में करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि अब लाइट सोर्स को मैं पीछे खिसकाता हूँ। सोर्स को मैं पीछे खिसका के इसको मैं 20 पे फिक्स कर देता हूँ। तो जब ये 20 पे फिक्स हो गया तो उस दौरान जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है ये आप लोग देख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24 और ये 25। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है 25, और ये तो हमारा उसी पोजीशन पे फिक्स है 2 सेंटीमीटर पे। और सोर्स जो लाइट सोर्स है वो इस बार इस समय है 20 सेंटीमीटर पे यहाँ पे। तो हम मेंशन कर देंगे 20 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 20 और -2। और इस दौरान जो डिफ्लेक्शन है वो 25 है, और इससे पहले वाला जो था वो मैक्सिमम था 30। अभी हम फिर से इसको सोर्स को पीछे की ओर खिसकाते हैं, और इस बार 20 है तो मैं इसको खिसका के कर देता हूँ 21 पे। तो जब ये हमारा 21 पे हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है 20 और ये मैंने एक यहाँ पे खिसका दिया 21। तो इस दौरान सेल है वो 2 सेंटीमीटर पे भी है। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो कम होके हो गया 20। तो हम इसको मेंशन कर देंगे। तो हम इसे मेंशन कर देंगे 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये हो जाएगा 21 -2, और इस पे जो डिफ्लेक्शन है वो है 20। तो इसी प्रकार से हम इस लाइट सोर्स को पीछे खिसकाते रहेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा हम उसको नोट करते रहेंगे और अपना ऑब्जर्वेशन टेबल पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ये वही ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं है जो मैं अभी आपको डार्क रूम में, जो एक्सपेरिमेंट रूम में आपको दिखा रहा था, ये वो ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं है। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं खासकर डार्क रूम में, तो वहाँ पे हमारा सारा फोकस जो रहता है वो एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे रहता है। ऐसे में जो हम वहाँ पे डाटा लेते हैं वो बहुत एक्यूरेटली नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सारा ध्यान हमारा प्रैक्टिकल समझाने पर रहता है। तो अगर मैं उस डाटा से ग्राफ बनाता तो हो सकता है कि वो आंसर ज़्यादा एक्यूरेट ना आता। इसीलिए अब मैं आगे का प्रोसेस जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो मैं इस डाटा से समझाऊंगा। ये एक पुराने फाइल का डाटा है
और इससे जो ग्राफ बनेगा वो काफ़ी एक्यूरेट आएगा, क्योंकि जब ये डाटा लिया जा रहा था तो उस समय सारा ध्यान जो है वो एक्सपेरिमेंट के एक्यूरेसी पे था। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। उस डाटा से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रीडिंग कैसे लेना है। अब आगे का प्रोसेस जो ग्राफ बनाना है और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूफ करना है, वो सभी प्रोसेस आपको मैं इस डाटा से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में कोई आप अंतर नहीं पाएंगे, केवल डाटा में अंतर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये स्केल रीडिंग ऑफ लैंप यानी जो लाइट सोर्स था उसका रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये, और ये है डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड फोटोसेल, तो ये जो है लाइट सोर्स का रीडिंग हो गया। फिर आप जो रीडिंग ये लिए हैं, इन सभी रीडिंग में से आपको वो रीडिंग हटाना पड़ेगा जो फोटोसेल का इनिशियल पोजीशन था ऑप्टिकल बेंच पे। 2 सेंटीमीटर था, तो सभी रीडिंग में से आप 2 सेंटीमीटर घटा दीजिए, तो आपका जो फोटोसेल और जो सोर्स है उसके बीच की दूरी आ जाएगी। यहाँ पे जरा 1 मिनट देखिए इसके डायग्राम में, ये यहाँ पे डायग्राम है। इस प्रकार से आप देखे होंगे सेटअप कि ये हमारा ऑप्टिकल बेंच था, इसमें यहाँ ये 0 इस प्रकार से ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का ये पूरा ऑप्टिकल बेंच था, वो आप यहाँ पे देखे थे। और उसके बाद ये हमारा फोटोसेल था, फोटोसेल में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। और यहाँ पे ये जो फोटोसेल था वो इनिशियली 0 पे सेट नहीं था, जो डार्क रूम में अभी मैं दिखा रहा था वो सेट था 2 सेंटीमीटर पे, यानी ऑलरेडी ये फोटोसेल का पोजीशन 2 सेंटीमीटर था। वही हम लोग यहाँ पे नोट कर दिए थे A = 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पे ये हमारा लाइट सोर्स है। अब ये हमें लाइट सोर्स मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये जो रीडिंग हम लेंगे B, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये फोटोसेल और ये जो सोर्स है, लाइट सोर्स है, इनके बीच का दूरी चाहिए। यानी जो R होता है वो R जो होता है वो ये इनके बीच की दूरी होती है। ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती है R। तो इसके लिए हम लोग ये पूरा दूरी B में से इतनी दूरी A घटा देंगे तो ये R आ जाएगा। ठीक है, और यही हम लोगों ने यहाँ पे पूरा रीडिंग में किया हुआ है। ठीक है, जितने भी ये जो है लाइट सोर्स के रीडिंग थे सब में से मैंने ये घटा दिया, तो ये हमें R मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से R² कैलकुलेट करना है। तो ये जितना भी रीडिंग आया है इसका स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर के बाद भी यहाँ पे 1/R² कर देंगे, यानी 1/R² का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। और इधर है हमारा डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन हमने गैल्वेनोमीटर से ये जो लिया था वो हमने नोट कर दिया है। अच्छा, यहीं पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में लिखा हुआ था कि जो उसका लिस्ट काउंट बता रहा था कि 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन लिखा हुआ था। ठीक है, यानी हर डिवीजन का मान 20 माइक्रो एम्पियर है। पर यहाँ पे जो हमने मान नोट किया है वो केवल डिफ्लेक्शन में नोट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल एक रिलेटिव डाटा लेके ग्राफ बनाना है। अगर आप एक्यूरेट माइक्रो एम्पियर में नोट करना चाहते हैं तो माइक्रो एम्पियर में वहाँ पे दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर में वहाँ पे दिया है कि हर एक डिवीजन का एक्यूरेट मान है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब जैसे देखिए पहले वाले में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम 30 डिवीजन तक का था, तो ये मैंने केवल डिफ्लेक्शन लिखा है गैल्वेनोमीटर का। अगर आप एक्यूरेट मान लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 30 डिवीजन गुणे एक डिवीजन का मान 20 माइक्रो एम्पियर, तो आप 30 गुणे 20 करेंगे तो फिर ये जो आएगा वो माइक्रो एम्पियर में इसका एक्यूरेट मान होगा। यानी सभी डाटा का अगर आप एक्यूरेट मान माइक्रो एम्पियर में निकालना चाहते हैं तो सब में आपको 20 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल डिफ्लेक्शन मैंने डिवीजन में लिखा हुआ है। अब चूंकि ये डाटा सभी में गुणा होगा इसलिए ये ग्राफ के नेचर को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। कहने का मतलब अगर आप डिफ्लेक्शन लिखते हैं तब तो ठीक है, सीधे गैल्वेनोमीटर से नंबर ऑफ डिवीजन्स पढ़ के यहीं पे लिख दीजिए, जो कि मैं लिखा भी हूँ। लेकिन अगर आप इस गैल्वेनोमीटर के मान को आप माइक्रो एम्पियर या एम्पियर में नोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे दिया था एक डिवीजन का मान 20 माइक्रो एम्पियर है, तो सभी ये डिवीजन्स में आपको इतना गुणा करके पूरा एक्यूरेट मान माइक्रो एम्पियर में या एम्पियर में लिखना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे केवल डिफ्लेक्शन ही लिखूंगा, क्योंकि वो ग्राफ के नेचर को प्रभावित नहीं करेगा। ग्राफ बनाते वक्त हमें रिलेटिव डाटा चाहिए, न कि एक्यूरेट डाटा। एक्यूरेट डाटा जब कोई मान हमें कैलकुलेट करना होता, एक्यूरेट मान किसी फिजिकल क्वांटिटी का निकालना होता, तब हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप वहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे वहाँ पे मेंशन था।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पीछे रह गया है, इसको भी देख लीजिए। ये वही रीडिंग है जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट सोर्स को पीछे की ओर बढ़ाते जा रहे थे। यहाँ पे फिगर में देखेंगे, यहाँ 0 से ये पीछे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा रीडिंग है। यहाँ पे 30 है, देन 32, 34, 36, यहाँ मैंने 40 तक बढ़ाया और फिर सभी डाटा में से मैंने 2 सेंटीमीटर घटा दिया तो ये आर का मान आ गया, ये आर का मान आ गया, फिर आर स्क्वायर, फिर 1/r², और इधर जो है वो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है। ये मैं केवल डिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में नहीं, उसके लिए तो फिर एक्यूरेट वो मान रखना पड़ेगा गुणा करके, जिसका यहाँ पे फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए इसी डाटा का हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, आप लोग इसी से समझ लीजिए, कोई समस्या नहीं होता है, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, हम लोग क्या लेंगे, 1/r²। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका मान है, r का मान जो निकाला गया है, यहाँ पे देखिए ये r का मान 1/r² का मान, ये देखिए ये पॉइंट, ये सभी जो मान हैं देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 समथिंग पॉइंट्स में काफ़ी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सभी में अगर मैं इस प्रकार से इसको ग्राफ में मेंशन कर दूं कि यहाँ पे 1/r² इंटू 10⁴ सेंटीमीटर, तो ये हमारा मान क्या आ जाएगा, 4, यानी 1 2 3 4, तो ये जैसे ये हो जाएगा, इसको हम लोग फिर लिख देंगे 2 3, ये हम लोग लिख देंगे 69.4 इंटू 10⁴, ठीक है, -4 होना चाहिए, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे -4 होगा, 1/r² इंटू 10⁻⁻4, ये स्टूडेंट ने गलत नोट किया है, -4 क्यों, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पॉइंट में है ना, ये पूरा मान जो है ये पॉइंट में है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 69.4 इंटू 10⁻⁻4, इसको लिख सकते हैं 51.02 इंटू 10⁻⁻4, इसको लिख सकते हैं 39.06 इंटू 10⁻⁻4, यानी सभी में हम लोग 10 के घाते -4 से गुणा कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये ग्राफ में ये हो जाएगा 1/r² इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं वाई एक्सिस पे, हम लोग डिफ्लेक्शन लेंगे। तो ये डिफ्लेक्शन में जैसे अब यहाँ पे हम लोग स्केल मेंशन कर देंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने जो 10 स्मॉलेस्ट बॉक्स यानी एक बड़ा बॉक्स लिया है वो 5 सेंटीमीटर का लिया है। यहाँ पे देखिए ये 0 5 10 15, तो 10 छोटे छोटे खाने बराबर 5 सेंटीमीटर, या यूँ कहिए एक बड़ा खाना बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 5 10 5 15 इस प्रकार से हमने ये इसको हमने नोट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये 1/r² ये सेंटीमीटर में ये गलत है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये r² है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये काफ़ी बच्चे इनको ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को। ये 1/r² है इंटू 10⁻⁻4, तो ये बटे में आ जाएगा ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर ये हो गया डिफ्लेक्शन, तो और वहीं पे हम लोग वाई एक्सिस पे 10 स्मॉलेस्ट बॉक्स बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे देखिए एक बड़ा बॉक्स बराबर 2 सेंटीमीटर नहीं, ये डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन होगा, ओनली डिफ्लेक्शन, यानी वाई एक्सिस पे 10 स्मॉलेस्ट बॉक्स इक्वल टू 2 डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सेंटीमीटर में मेंशन नहीं करना है, ये डिफ्लेक्शन है, ओनली 2 डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 2 2 4 2 6, इस प्रकार से 2 2 के अंतराल पे हमने यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन मेंशन कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला डाटा लेते हैं। पहला डाटा यहाँ पे देखिए 1/r² का मान 0.00694 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 69.4 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 69 कहाँ पे हो गया, 65 है, और उसके बाद एक स्मॉलेस्ट खाना जो है यहाँ पे 0.5 का है, क्योंकि ये देखिए यहाँ 10 खाने 5 के हैं, तो एक स्मॉलेस्ट खाना 0.5 का होगा। तो यहाँ पे ये 65 हो चुका है, तो 2 खाने लेंगे तो ये 66 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 खाने और लेंगे तो 67, छोटे वाले में बता रहा हूँ, 67, फिर उसके बाद 2 और लेंगे 68। तो यहाँ पे ये जो 69 आएगा वो एक बिल्कुल 70 के पास होगा, एकदम 70 के पास ही समझ लीजिए होगा।
तो ये यहाँ पे ये हम लोग ये ऊपर की ओर बढ़ें यहाँ पे, और उस दौरान डिफ्लेक्शन कितना था, 30 था। तो ये हमारा पहला डाटा मिल गया, ठीक है। इस पे हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम 30 था, तो ये यहाँ पे हमारा ये पहला डाटा मिल गया। अब उसके बाद दूसरा डाटा आ जाइए। दूसरा डाटा जो है 51.02, ठीक है, 51.02 डिफ्लेक्शन है 20 का। तो यहाँ पे ये 50 है, एक खाना 0.5 का, तो दो खाना 1 का हुआ, तो यहाँ पे ये 51 हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो है 51.02 है, तो ये बिल्कुल 51 पे ही आएगा ही। तो ये 50, एक खाना छोटा बढ़े तो 50.5, एक और खाना बढ़े तो 51। तो यहाँ पे ये हम इसी पे जस्ट ऊपर की ओर जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। देखिए ये इसने भी थोड़ा सा गलत प्लॉट किया है, ये यहाँ पे आएगा लगभग 51 पे, ये यहाँ पे आएगा। और डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन है 20। तो ये मान लीजिए 20 के सामने इसने तो ठीक किया है, पर ये लगभग ये 20 ये यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए ग्राफ अच्छे से प्लॉट करिएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा 39.06। तो 39 पे 16 डिफ्लेक्शन है, 39, तो ये 30, दो खाने बढ़े 31, एक मिनट, यहाँ तक तो 35 ही है, ये 40 है, तो 40 से जस्ट दो खाना पहले यहाँ पे 39 होगा। तो यहाँ पे 39 पे हमारा ये 16। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल इन्होंने 40 पे ही बना दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे होगा जस्ट यहाँ पे। तो ये 39 का हो गया। मेरे ख्याल से आप सभी को ग्राफ बनाने आता ही होगा। अगर ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमारा पीएन जंक्शन डायोड का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैंने सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने तीसरा डाटा प्लॉट कर लिया। इसी प्रकार हम सभी डाटा को प्लॉट कर लेंगे, जितने भी डाटा है सब हम यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। तो ये अब सभी इन पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो अब अगर मैं इसके नेचर को अगर मैं स्टडी करूँ, बताऊँ आपको, तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बनता है। यानी ये जो वाई एक्सिस पे डिफ्लेक्शन है, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन मिला है थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ वाई एक्स एक्सिस पे जो पैरामीटर है, एक्स एक्सिस पे पैरामीटर क्या है 1/r²। ठीक है, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे इसको एक पढ़ेंगे कि 1/r² इज मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या यूं पढ़िए कि r² थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। समझ में आया? मतलब जैसे यहाँ पे अगर इस पूरे को आप एक साथ पढ़ते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा, केवल इसको लेते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। तो हम पूरे को ध्यान में लेके बनाए हैं ग्राफ। तो यहाँ पे ये थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ में आया? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं तो फिर ऐसे पढ़िए, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है कि किसी क्वांटिटी का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी क्वांटिटी से, तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। और खासकर ये वाला जो क्वांटिटी है ये डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। ये डिफ्लेक्शन था। डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लाइट के इंटेंसिटी के। तो हम लोग थीटा के जगह आई भी लिख सकते हैं, यानी जो लाइट का इंटेंसिटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r², या यूं कहिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और यहाँ पे ये ग्राफ हमारा ये बता रहा है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हमें इस प्रकार से मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद लास्ट में हम इसमें मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया। अब लास्ट में हम लोग रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द ग्राफ बिटवीन थीटा एंड 1/r² इज स्ट्रेट लाइन। हेंस अब ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब इसको आप एक साइड लाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा थीटा इंटू r² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यही लिखा गया है, 10r² इंटू थीटा इज ए कॉन्स्टेंट एंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज वेरीफाइड। लास्ट में आप कुछ प्रिकॉशंस मेजर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला प्रिकॉशंस है, लाइट शुड फॉल ऑन नॉर्मली ऑन द फोटो सेल। माने लाइट जो है वो फोटो सेल पे बिल्कुल लंबवत पड़ना चाहिए, सीधी पड़नी चाहिए, किसी एंगल पे नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, ए कवर शुड बी प्लेस्ड ऑन फोटो सेल टू प्रोटेक्टिंग। फोटो सेल बहुत ही लाइट सेंसिटिव होता है, तो जब एक्सपेरिमेंट न कर रहे हो तो उस पर कवर एक रखना चाहिए।
द फोटो सेल शुड नॉट एक्सपोज टू लाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम कंटिन्यूसली। फोटो सेल पे बहुत लंबे समय तक आप लाइट नहीं इंसिडेंट करा सकते, वरना फोटो सेल डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट है द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द फोटो सेल एंड शुड हैव लो रेजिस्टेंस। तो ये लो रेजिस्टेंस का हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं फोटो सेल में। तो ये कुछ इस प्रकार के ये प्रिकॉशंस थे। बाकी वाइवा का वीडियो हम लोग एक अलग से डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।